नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। एसवाईएल एक ऐसा मुद्दा, जब भी इसका जिक्र होता है कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हरियाणा और पंजाब की नाक बनी एसवाईएल मामले में अब एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। एसवाईएल को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ बैठाकर बात कराई जाएगी। इस मीटिंग से रास्ता निकाला जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दोनों राज्य आपस में बैठकर इस मुद्दे पर बात करें। आपको बता दें कि पंजाब सरकार एसवाईएल के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को वापस लौटाने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। किसानों ने नहर भरने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या दोनों राज्यों के सीएम एसवाईएल के समाधान के लिए साथ बैठकर बातचीत करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इस बातचीत से कोई निकलेगा हल? क्या हरियाणा को मिलेगा उसके हिस्से का पानी? और क्या एसवाईएल पर हो रही राजनीति से हटकर इसके समाधान के लिए हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां गंभीर हैं, गंभीर होंगी, गंभीर थी कि नहीं? ये बहुत बड़े सवाल है, जिस पर सवाल आपका में आज बातचीत हम करने वाले हैं, क्योंकि एसवाईएल आज का मुद्दा नहीं है, दशकों पुराना मुद्दा है। और इस मुद्दे पर जब भी कोई प्रतिक्रिया चाहे किसी राजनीतिक पार्टी की आती है, सुप्रीम कोर्ट की आती है, केंद्र की आती है या राज्य सरकारों की तरफ से आती है, तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और आज फिर ये मामला सुर्खियों में है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठकर बात कराई जाएगी। वह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला हरियाणा पंजाब के बीच का है, दोनों राज्यों के सीएम बैठकर बातचीत करें। लेकिन क्या बातचीत से हल निकलेगा और इस बातचीत के जरिए क्या हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलेगा? अब तक की जितनी बातचीत हुई उससे हल निकलता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन क्या बातचीत से हल निकलेगा? और सबसे बड़ी बात तो ये, क्या बातचीत होगी? ये बहुत बड़ा सवाल। इस पर भी हम बात करेंगे। क्या दोनों राज्यों के सीएम आपस में बैठेंगे, मिल बैठकर बात करेंगे? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देता हूं, फिर उसके बाद आप भी अगर इस मुद्दे पर सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम में जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उस नंबर पर कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि यह मुद्दा आज का नहीं, कई दशक पुराना मुद्दा है। भारत भूषण जुयाल हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। भूषण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, विद्रोही साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो भारत भूषण जुयाल जी, आपसे, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठेंगे? देखिए, जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय कहें, आदेश कहें, आया है जी, ऐसा पहले भी आया है 2016 में, और तब भी पूरे प्रयास किए गए कि आपस में बैठ करके इस बातचीत का समाधान किया जाए जी, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा प्रदेश में सरकार में आई है 2014 के, उसका 2016 में तुरंत संज्ञान लेने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को हमने निवेदन किया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जल्दी से सुनवाई हो। और जल्दी से सुनवाई हुई और हरियाणा के पक्ष में जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फैसला आया। जी, प्रयास रहा है हमारा। तो निवेदन आज भी यह है कि माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, तो अपने मुख्यमंत्री जी से कहें कि भाई एक बड़े भाई के नाते इस मामले में आगे आए और दोनों प्रदेशों को हितों को ध्यान में और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इस बात पर बैठे। हम लगातार प्रयास में हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किए हैं और सेक्रेटरी लेवल पे भी बातचीत चली है। अभी भी पूरी आशा है इस विषय पर दोनों पक्ष बैठे तो बातचीत निश्चित होनी चाहिए। हरियाणा को अपने पानी का हिस्सा मिलना ही चाहिए। यानी भारत भूषण जी, आपका ये कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बातचीत के लिए तैयार हैं? निश्चित रूप से क्यों नहीं तैयार है। हमारा कर्तव्य भी बनता है, हमारी कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन उधर से भी, क्योंकि वो पहले ही, आपको ध्यान होगा कि 2014-4 में एक नोटिफिकेशन जारी करके उन्होंने सारा फैसला जो कुछ पुराना था एग्रीमेंट उसको रद्द कर दिया था अपनी विधानसभा में बिल ला करके। वो कानून नहीं बना, लेकिन वो गलत था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले को माना है कि इस प्रकार से उसका निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता था। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो 4 बिंदु थे, मुख्य बिंदु, उसमें ये भी था कि 2004 में जो उन्होंने फैसले को निरस्त कर दिया, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल था? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इसी प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट को, देखिए, पंजाब सरकार के खिलाफ भी किस बात आनी चाहिए कि उसमें अगर इस प्रकार की अनियमितता बरत रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, तो उसको सख्त निर्देश होने चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी एक बार कहा था कि अपने हिस्से की नहर जो है 2 साल के अंतर्गत उसको बना करके देनी होगी। पंजाब सरकार ने तब भी नहीं बनाई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही उन्हीं दिनों, और उन्हीं दिनों पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही। तो अगर ये मामला उस समय सुलझ जाता तो केंद्र सरकार अगर अपना कर्तव्य का निर्वहन तब करती
हरियाणा सरकार भी करती, पंजाब सरकार भी करती, इसका फैसला हो जाना चाहिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री क्या बातचीत के लिए आएंगे आगे? अगर मैं हरियाणा के सीएम की बात करूं तो भारत भूषण जी का ये कहना है बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री आएंगे क्या आपकी पार्टी के? वेद प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए, आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, दुरुस्त कर कीजिएगा, उसके बाद बातचीत करते हैं। भारत भूषण जी, आपको क्या लगता है, इतना पुराना ये मसला है, आज का नहीं है, और इसमें कई पार्टियों की सरकारें आई चली गई, लेकिन हरियाणा आज भी अपने हक के लिए कहीं ना कहीं मांग कर रहा है, लेकिन उस मांग में अभी तक कुछ उसका फलीभूत होता हुआ नजर आता नहीं है। आपको लगता है कि बैठकर बातचीत करने से हल निकल जाएगा? इतना आसान काम है ये? देखिए, बहुत आसान तो शमशेर जी ईमानदारी से कहें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सारे फैसले जो भी होते हैं वो आपस में बैठकर ही तय होते हैं। जब ये समझौता हुआ था पानी का, तब भी आपस में बैठकर के ही हुआ था। अगर हम आपस में बैठे हुए फैसले को, जिसमें कि सभी पक्ष बैठे हों, और उसको उसके बाद हम निरस्त कर दें या ये कहें कि हम इसको आज मानते ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बड़ा आसान नहीं है। आसान तब होता है कि दोनों तरफ से इच्छा शक्ति के साथ बैठे कि हमें एमिकेबली किसी फैसले पर जाना है। जो हरियाणा के पानी का हिस्सा हरियाणा को देना तय हुआ था फैसले में, अगर उसमें कहीं कमी बेसी पंजाब ये बात करे तो बैठकर की ही बात होगी ना। अब वो कहे हमने देना ही नहीं है। उन्होंने जो लैंड एक्विजिशन किया हुआ था किसानों को, उन्होंने उसमें जाकर के ये कह दिया कि हमने तो उनकी लैंड डी नोटिफाई कर दी, अपनी जमीनें वापस ले लीजिए। तो ये तो एक बिल्कुल एक तानाशाही रवैया है कि हमने फैसलों को भी नहीं मानना और माननीय उच्चतम के न्यायालय के फैसले को भी नहीं मानना है। तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, एक तो केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठकर हम बातचीत कराएंगे। बैठेंगे क्या दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, और क्या ऐसे रास्ता निकल सकता है? विद्रोही साहब, देखिए, आदर्श स्थिति तो यही है कि इस मुद्दे का हल तभी होगा जब दोनों राज्य एक सर्वसम्मत फैसले को स्वीकार करें और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर कोई सर्वसम्मत हल निकाले। ये है आदर्श स्थिति। पर व्यवहारिक स्थिति यह है कि ये ऐसा हल नहीं निकलने वाला। और जहां तक भाजपा के प्रवक्ता भारत भूषण जी ने आपको बताया, मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं, उनके कुछ तथ्य गलत है। तथ्य ये है, जनवरी 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और उस समय पंजाब के अंदर अकाली दल भाजपा की सरकार थी, दिल्ली के अंदर वाजपेयी की सरकार थी, और उसमें ये फैसला दिया था कि 1 साल के अंदर पंजाब की सरकार नहर का निर्माण करे, और यदि पंजाब की सरकार नहर का निर्माण नहीं करेगी तो केंद्र सरकार सीमा सड़क संगठन के द्वारा सेना की निगरानी में इस नहर का निर्माण करवाए। वो जिम्मेदारी वाजपेयी की थी। वाजपेयी जी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे दिया। इसके बीच परिस्थितियां बदल गई। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार आ गई और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आ गई, और 2004 जुलाई में पंजाब की सभी दलों ने सर्वसम्मति से, जिसकी भारत भूषण जी चर्चा कर रहे थे, वाटर ट्रीटी टर्मिनेशन एक्ट बना दिया, जिसको कांग्रेस की सरकार ने रेफरेंस किया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दिया। अब वस्तुस्थिति तो यह है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। 2002 के फैसले के अनुसार नहर निर्माण की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार सीमा संगठन के सेना की निगरानी में करवाए। यह है फैसला। ये फैसला आज तक बदला नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि भाई केंद्र का समर्थन नहीं है और केंद्र सरकार भी कह रही है कि बात करें, तो ये से भागने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से भाग रहा है और केंद्र सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से भाग रही है। क्या तो आप 2002 का फैसला रद्द करवाओ। अगर 2002 का फैसला एग्जिस्ट करता है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार
सेना की निगरानी में इसका निर्माण करवाए। और जहां तक राज्यों की बात है, मेरा स्पष्ट मानना है कि दोनों राज्य अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा को पानी चाहिए, इसलिए हरियाणा के सभी दल मुख्यमंत्री के साथ हैं, और पंजाब पानी देना नहीं चाहता, इसलिए पंजाब के सभी दल, जिसमें भाजपा भी शामिल है, अकाली दल भी शामिल है, वो अमरिंदर सिंह के साथ है। अब भारत भूषण जी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं इनसे ही सवाल पूछता हूँ, ये पहले पंजाब की इकाई से तो कलवाते हैं कि भाई हम तैयार है पानी देने के लिए, बादल साहब से कलवा दें हम पानी देने के लिए तैयार हैं। वस्तुस्थिति है कि हरियाणा को पानी देने के सारे प्रयास कांग्रेस के जमाने में हुए। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, 31 दिसंबर 1981 को जो समझौता हुआ, उसके तहत कपूरी के अंदर 82 के अंदर नहर का निर्माण शुरू हुआ। उसको रोका किसने? बादल ने और भाजपा ने। 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगेवाल समझौता हुआ, पंजाब की सरकार बरनाला के नेतृत्व में तैयार थी, उसको रोका किसने? पंजाब के अंदर बादल ने आंदोलन किया, हरियाणा में देवीलाल जी ने और भाजपा ने आंदोलन किया। तो जब जब नहर का निर्माण की बात आई है, कांग्रेस ने गंभीरता दिखाई है और भाजपा ने रोका है। देखते हैं उस गंभीरता में दम कितना है, आपसे जानेंगे, आपसे जानेंगे। विद्रोही साहब, एक मिनट, देखिए इतना लंबा भाषण नहीं सर, हल चाहिए, भाषण लंबा नहीं सर, मैं रोकूंगा आपको। करीम खान मध्य प्रदेश से कॉलर हैं। करीम खान जी, स्वागत है आपका। करीम खान जी, जी नमस्कार सर। नमस्कार करीम खान जी, टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप। हाँ नमस्कार जी सर, बोलिए। हाँ जी, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो भाषणबाजी हो रही है, ये अपने ज्ञान चक्षुओं को खोले और इससे मांगेंगे वो दे देगा, हम ले लेंगे, ये कोई बात नहीं हुई। हर प्रदेश के अंदर पानी के लिए इनको एक सिस्टम बनाना चाहिए, हार्वेस्टिंग सिस्टम हर शहर में लागू होना चाहिए, गांव में लागू होना चाहिए। पानी का क्षेत्र ये अपने यहाँ कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि ये अपने यहाँ सिर्फ पानी का दोहन करते हैं, जमीन में कुछ डाल तो नहीं रहे हैं। अगर ये मेरी सलाह माने तो मैंने इनको पहले भी कहा है कि जहाँ तराई क्षेत्र है वहाँ पे 3-3, 4-4 फीट के गड्ढे खोद के उसमें मिट्टी भर दें, पानी का स्तर खुद ही बढ़ जाएगा। ये मांग लेंगे और दे देंगे, लेकिन अपने यहाँ पानी का स्तर, वाटर लेवल बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं नगर पालिका में गया था अपने क्षेत्र में कि यहाँ पे हार्वेस्टिंग सिस्टम चालू किया जाए, तो वहाँ ये पता लगा कि नगर पालिका सीएमओ ने एक मकान बनाने वाले से 7,000 रुपए एडवांस जमा कराया था कि आप हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे। तो वहाँ मेरी थोड़ी उनसे बहस भी हुई कि भैया आपको तो प्रोत्साहन देना चाहिए, आप उल्टे दो लोगों से पैसा जमा करा रहे हैं, ये अपने क्षेत्र में पानी का स्तर कैसे बढ़ाएंगे, इनको इस पे विचार करना चाहिए। मांग लेंगे और दे देंगे, ये नहीं होगा। शुक्रिया करीम खान जी, बहुत बेहतर आपने सलाह दी। मांगना, लेना, देना, ये सब राजनीतिक खेल हैं, चलते रहते हैं। हमारे साथ विकल्पचार भी जुड़ गए हैं। विकल्पचार जी, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। धन्यवाद सर, बोलिए क्या कहेंगे? देखिए, SYL मुद्दा है, जितनी भी पार्टियां हरियाणा और पंजाब में हैं, सबके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। जहां ये वाटर रिचार्जिंग और पानी की बात करते हैं, केवल चुनाव के समय ये SYL मुद्दा उखड़ता है। चाहे पीछे इनेलो की सरकारें रही, कांग्रेस की रही, मौजूदा बीजेपी की रही, सभी इसको राजनीतिक मुद्दा को जिंदा रखना चाहते हैं और दोनों राज्यों में जिंदा रखना चाहते हैं। जबकि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने इनको बता दिया कि SYL का पानी लाने के लिए हमें पंजाब की जरूरत नहीं है। हिमाचल से यमुनानगर के रास्ते से एक तो दूरी कम रहेगी, लेकिन पानी लाना मकसद नहीं है, इसको राजनीतिक मुद्दे को घुसाना है, ना ही वाटर रिचार्जिंग का है। आप देखिए, दादूपुर नहर जो थी वो बनी बना करोड़ की परियोजना को इस सरकार ने तोड़ दिया। दूसरी तरफ ये बात करते हैं हमारा जल हमारा विरासत। आज देखिए, बरसात का इतना ज्यादा पानी, बहुत सारे गांव जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन सरकार रिचार्जिंग का कोई रिसोर्स नहीं है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की भी बात करें, जो हमेशा पानी की बचत की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी 7 राज्यों को डुबोती है, जबकि 10 राज्य देश में सूखे से मरते हैं। तो यदि सरकार की नीयतें अच्छी होती तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के ऊपर लगभग 75 से 150 बांध। इसी प्रकार आप
हरियाणा की बात कर लीजिए, घग्गर नदी है, उसका पानी सिरसा से राजस्थान में छोड़ा जा रहा है और राजस्थान से वो पानी पंजाब में जा रहा है। यदि सरकार की नीयत वाकई मेरा पानी मेरा विरासत या SYL लाने की है, तो ओटो बांध की तरह घग्गर नदी के ऊपर ऐसे 50-60 और बीच में फतेहाबाद, रसिया, हर एक जगह डैम बनाए जा सकते थे, जिनमें जो घग्गर का बरसाती पानी है वो पूरे हरियाणा में इस्तेमाल हो सकता है, जिसके कारण वाटर रिचार्जिंग भी होती और किसानों को भी फायदा होता। लेकिन ये केवल चुनावी मुद्दे हैं। किसान का नाम इन सभी पार्टियों को केवल चुनाव के समय में याद आता है और SYL का भूत तो आप पिछले 30 सालों में देख लीजिए। ये चुनाव के समय निकलता है, कोई साथी कसी लेके निकलता है। दोनों पार्टियों की सत्ता अकाली दल और इनेलो के साथ रही, दोनों जगह एक समय में दोनों समय कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन पंजाब में जाकर वो लोग कुछ और भाषा बोलते हैं, हरियाणा में कुछ और बोलते हैं। तो नीयत सरकार की और इन राजनीतिक पार्टियों की किसान को उजाड़ने की है, किसान का भला सोचने वाली। विकल्प प्रसाद जी जवाब लेते हैं आपके सवाल पर, जो आपने सुझाव दिया बहुत बेहतर सुझाव दिया। तरीके कई सारे हैं जिनको निकाल कर रास्ता निकाला जा सकता है। सुखजिंदर हमारे साथ रतिया से कॉलर जुड़ गए। सुखजिंदर जी स्वागत है आपका, कहिए। हाँ नमस्कार सर। सर नमस्कार। हाँ सर, जो SYL का मुद्दा है ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है और SYL के बजाय। जी सर बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर। SYL सिर्फ जो है सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। SYL की बजाय हमारे पास घग्गर नदी है जो कि हिमाचल से निकलती है और पंजाब से होकर हरियाणा तक जाती है। अगर उसमें से दूषित पानी से रोका जाए, वही हमारे को काफी जीवन लाइन साबित हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वो जो घग्गर नदी में दूषित फैक्ट्रियों का पानी गिरता है उससे बंद किए थे। उसमें अगर सिर्फ बरसाती पानी आएगा तो वो सिर्फ खेती के उपयोग में आएगा और किसानों को बहुत अच्छा लाभ होगा। अब मेरे शहर में 5-4 गए हैं जो कि ऐसी जगह पर लगाए गए हैं सरकार के द्वारा जहाँ सारे शहर का गंदा पानी इकट्ठा होता है और वही गंदा पानी नीचे रिचार्ज बोर के जरिए धरती में जाता है और वो जो गंदा पानी नीचे जाता है वो जो धरती के नीचे पानी है उसको भी गंदा कर रहा है। सरकार बिना पॉलिसी के जल्दबाजी में पॉलिसी लेकर आती है और उसका लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट है वो नहीं देखती। सरकार को चाहिए कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखे, ना कि सिर्फ लॉन्ग टर्म रिजल्ट उसके दिखने चाहिए। सुखजिंदर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। सुखजिंदर ने भी कई रास्ते सुझाए हैं, लेकिन दोनों कॉलर ने और साथ साथ हमारे साथ करीम खान, तीनों लोगों ने सभी पार्टियों को आईना दिखाया है कि राजनीतिक पार्टियां किसी भी मुद्दे पर जब चर्चा होती है तो चुनावी जो है माहौल होता है, वोट पाने की कोशिश होती है, तब इस प्रकार के मुद्दों पर जो है राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश करती हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। भारत भूषण जुयाल जी, आपने सुना कि 3 कॉलर बड़े समझदार तीनों लोग जुड़े थे, तीनों ने बहुत तरीके से समझाया इस बात को। जी देखिए, आप आशा करता हूँ आप मुझे थोड़ा समय देंगे। जी सर। पहली तो मैं सिर्फ प्रकाश जी की बात को उत्तर देना चाहूंगा। को राजनीतिक ना लेकर के ऐसे लीजिए। 1981 में 6 राज्यों के बीच में SYL के पानी का बंटवारा तय हुआ था और उसी एग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि आने वाले 2 सालों के बीच में ये सारा का सारा नहर का निर्माण कर दिया जाएगा। 6 के 6 राज्य जो इसमें शामिल थे, कांग्रेस की सरकारें थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नहीं हो पाया, आपकी जानकारी के लिए। दूसरा, जब ये कह रहे हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी 2002 और 2004 के बीच में, भाजपा उसमें सहयोगी थी, नहर नहीं बनने दी। आपको ध्यान होगा 2004 में जब कांग्रेस की सरकार ने अपने सारे जो अपने एग्रीमेंट है उनका निरस्तीकरण कर दिया उनका अपने विधानसभा में, तो हमारे उस समय मात्र 6 विधायक थे और 6 के 6 विधायकों में जिनमें आज में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी थे, हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल जी थे, इन्होंने सबने 6 विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था कि उस SYL के मुद्दे पर यह गैरकानूनी काम हो रहा है और हम हरियाणा के पक्ष में इस मुद्दे पर रिजाइन कर रहे हैं। अब रह गई तीनों जो व्यक्ति उससे जुड़े थे, बहुत सुंदर राय दी है। फैसले को कब समय होगा, क्या होगा, राजनीतिक मुद्दा है, समय लग रहा है और समय लग भी बहुत चुका है। लेकिन जो सुझाव इन्होंने दिए, देखिए दादूपुर नलवी नहर की बात आई, दादूपुर नलवी नहर बंद करने का निर्णय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, मैं मानता हूँ। कारण क्या है, जितना फायदा, क्योंकि वो बरसाती नालों के पानी को इस दादूपुर नलवी के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का काम था। खुद किसानों ने कहा कि इस नहर के पानी जाने से बरसातों
बारिशों के दिनों में तो पानी की कमी रहती नहीं है। अगर तो इसमें निरंतर कोई पानी छोड़ा जाए तब तो इसमें जैसे यमुना नदी का पानी है, यमुना नहरों में जैसे पानी चल रहा है वो पानी चले, तब तो किसानों को इसका निरंतर फायदा होगा। अरे मात्र बरसात के दिनों में पानी लाने का काम करना तो वो तो बाढ़ लाने का काम है। तो इसलिए परमानेंट कोई सोल्यूशन इसका था नहीं, इसलिए हरियाणा में बीजेपी सरकार ने कहा कि इसको औचित्य नहीं। दूसरा, जैसे घग्गर नदी पर अभी कहा प्रवक्ता इसमें हमारे फोन कॉलर ने कि भाई उस पर बरसाती पानी इतना उफान लेकर के आता है, उस पानी पर छोटे छोटे डैम बनाए जाने चाहिए, फतेहाबाद में बन जाए, रतिया में बन जाए, इसमें शाहबाद में बन जाए, फतेहाबाद शाहबादी का। आज सोचिए कि अगर बरसात के पानी को आधार करके के डैम का निर्माण कर दिया जाए, क्या वो संभव है कि महीना 1.5 महीने के बरसाती पानी को ध्यान में रखते हुए? अब इन सारी चीजों के पीछे देखिए, अभी आप नाम आया था अटल बिहारी वाजपेयी का। स्वर्गीय वाजपेयी जी जब सरकार में थे तो उन्होंने पूरे देश की नदियों को जोड़ने का एक काम किया कि सारे देश की नदियों को अगर जोड़ा जाए तो जहां पानी की अधिकता है उस पानी को उस मरुस्थल तक भेजा जा सकता है जहां पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। विरोध करने वाले कौन थे उस समय? कांग्रेस के समर्थित या कांग्रेस की सरकार जहां जिन राज्यों में थी वो इस पे केंद्र सरकार के साथ खड़ी नहीं। अब रह गई बात तीसरे कॉलर की कि वो ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी को जोड़ा जा सकता है, जो पानी में गंदगी आ रही है उसको सफाई करके उस पानी को कृषि योग्य बनाए जैसी चाहिए। हमारी सरकार ने, मैं उदाहरण देता हूँ, मैं यमुनानगर से हूँ, यमुनानगर में एसटीपी प्लांट बनकर के चालू हो गया है और उसके पानी को शुद्धिकरण करने के बाद किसान की सिंचाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त कर दिया गया। ऐसे ही करनाल में हुआ है। तो हमारी सरकार इस प्रकार से काम कर रही है जी। जितने हरियाणा प्रदेश में तालाब जी भारत भूषण जी, एक कॉलर जुड़ गए हैं अशोक कुमार, उनकी भी राय ले लेते हैं, मांगूंगा। दे दीजिए जी बोलिए। तो जितना तालाबों के माध्यम से पानी नहीं भर पाता था, क्यों गाद भरी हुई थी, दशकों से उसमें गाद भरी थी, उसकी सफाई नहीं होती। प्रदेश में सभी तालाबों को साफ कर दिया गया और उसमें निरंतर सफाई रहने का भी निर्धारण कर दिया गया। निरंतर सफाई हो। अशोक कुमार एक कॉलर है भिवानी से। अशोक कुमार जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। सर नमस्कार, बोलिए। शमशेर जी, ये अपने भाई साहब यानी कौन बोल रहे थे अपने यमुनानगर से? भारत भूषण ज्वाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और दूसरी तरफ वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी शायद। हाँ बोलिए। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एसवाईएल इस मुद्दे को काफी साल हो चुके हैं, तो आप ये बताइए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है तो अब तो चलो वहाँ पे बन गई कांग्रेस की, पिछली योजना में उधर भी वही थी भारतीय जनता पार्टी प्लस अपना वो अकाली दल। तब ये बार बार में नाम लेते हैं, अभी कांग्रेस के ये नहीं किया, तो भाई इन्होंने क्या किया? कुछ है इसके बारे में? ये आपका सवाल अशोक कुमार जी पूछ लेते हैं, पूछिए आप इन्होंने। ठीक है, शुक्रिया। देखो मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, बिल्कुल, मैं भी सही मायने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संसेवक और बाकी प्रचारक भी रहा हूँ, लेकिन मैं ये देखूंगा भी ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? पार्टी कोई भी आए, झूठ से सिवाय इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। जनता है देखो असल मायने में तो। ठीक है, शुक्रिया अशोक कुमार जी अपना सवाल पूछने के लिए। भारत भूषण जी, आप सवाल आपसे है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, वक्त नहीं है। अशोक जी, पहले तो बड़ा बड़ा साधुवाद आपको कि अगर आप संघ के कार्यकर्ता हैं और संघ के प्रचारक रहे, तो मैं बड़ा भ्रांति में पड़ गया हूँ कि संघ के प्रचारक को अगर इतना ज्ञान नहीं है और संघ के कार्यकर्ता को कि 2014 में भाजपा की सरकार आई है, तब दशकों से, एक दशक से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी थी और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमारी सरकार ने आते ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए एकदम से कदम उठाया और उस पर कार्रवाई हुई और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से हरियाणा के पक्ष में यह फैसला आया और 4 बिंदुओं पर जो फैसला है उसमें क्लियर कहा गया कि कांग्रेस सरकार ने जो ये किया, निरस्तीकरण किया फैसले का, वो गलत, जो नोटिफिकेशन का काम हो रहा है वो गलत, और अपने हिस्से की नहर बनाने उनकी जिम्मेदारी है। और तब ये तय हुआ कि उसके बाद 2016 में आदेश है कि दोनों पक्ष मिलकर के आपस में तय करें। देखिए उदाहरण देखिए, आप संघ के कार्यकर्ता है, श्री राम मंदिर का निर्माण का दोनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सीधा आदेश नहीं दिया, सभी पक्षों को कहा बैठ करके इसके निर्णय पर पहुंचे। वक्त नहीं है मेरे पास, आपने जवाब दिया है, उनकी बात का शुक्रिया भूषण साहब आपका भी, और विद्रोही साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा बहुत पुराना है, गंभीर मुद्दा है। देखिए सवालों के जवाब जिससे लिए, देखिए विद्रोही साहब एक मिनट दोनों को रोकूंगा, 1 मिनट, दोनों की आवाज कम करें। विद्रोही साहब, वेद प्रकाश विद्रोही जी,
सवाल जिससे दर्शकों ने किया, 1 मिनट, मेरा कोई सवाल इसमें नहीं था। जो सवाल दर्शकों ने किया, जिससे सवाल किया उसको जवाब देना था, उसने जवाब दिया। आपसे मैंने सवाल किया, आपने उसका जवाब दिया। इस बात को लेकर ये जो सवाल आपका कार्यक्रम है, ये दर्शकों के सवालों का कार्यक्रम है और इसमें जो दर्शक जुड़ते हैं वो अपना सवाल करते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब जिस पार्टी से दर्शक सवाल पूछते हैं वो देता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विद्रोही साहब, विद्रोह ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। भूषण साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि एसवाइएल के पानी को लेकर लड़ाई दशकों से लड़ी जा रही है। हरियाणा अपने हक के पानी के लिए लगातार बात करता रहा है, लेकिन कमजोर कड़ी हरियाणा की ये है कि यहाँ पर जिन जिन राजनीतिक पार्टियों की सरकार बनी उनमें ज्यादातर, कई बार ऐसा भी हुआ कि पंजाब में भी उन्हीं के जो समर्थक कहें, उन्हीं के बराबर वाले कहें, उन्हीं के पार्टी के रहें या उन्हीं के गठबंधन वाले लोगों की बात करें, सबकी सरकारें आ चुकी एक एक दो बार। लेकिन जब सरकारें आती है दोनों की मिलीजुली, एक उधर भी वही सरकार, हरियाणा में वही सरकार, या दोनों पार्टियों की एक जैसी सी सरकार, लेकिन उस वक्त कोई मांग नहीं करता कि हमें हमारा पानी दे दो। लेकिन जैसे चुनाव आता है, चुनाव के दौरान कस्सी, फावड़े, झंडा बुलंद करना, विरोध करना, राजनीति करना, ये सब काम करने के लिए राजनीतिक पार्टियां आगे आ जाती हैं। और इस वजह से होता क्या है कि हरियाणा बड़े ताकत के साथ अपनी बात रख नहीं पाता, क्योंकि सभी पार्टियां एकजुट नहीं हैं। और जब तक हरियाणा की तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ नहीं आएंगी, तब तक एसवाइएल के पानी की हम उम्मीद कर सकते हैं, हम सपना देख सकते हैं, मिलना मुश्किल है। और उसके कुछ रास्ते भी सुझाए गए। कुछ प्रबुद्ध लोगों ने यह भी कहा है कि जरूरी नहीं कि वो पानी पंजाब से एसवाइएल का पानी हरियाणा में आए, हिमाचल से भी वो पानी हरियाणा में लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सरकारों की इच्छा शक्ति मजबूत होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पर इसी तरीके से राजनीति होती रहेगी और हम इंतजार करते रहेंगे। नमस्कार।